तो आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो सभी का हालचाल बड़े ही होना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर इतने दिन कहाँ लगा के आए हो आप, हमारा मन ही नहीं लग रहा था। मेरा कौन सा आपके बिना मन लग रहा था नालायक को। मैं भी घर गया हुआ था, इसलिए तो लास्ट मंडे को मैं सेशन नहीं ले पाया था। बट मैंने ट्यूसडे को एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का लिया था, तो आज हमारा फ्राइडे है। आज प्रोफेशनल वाले बच्चों का आज से फिर मैं दोबारा से स्टूडेंट दरबार स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट सेशन हमने फ्राइडे को लिया था, मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी सेशन हमने लिया था या नहीं लिया था। बट मुझे इतना ध्यान आ रहा है कि लास्ट ना हमने दिसंबर 18 वाला पेपर स्टार्ट किया हुआ था, उसके 30 नंबर के इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन बैलेंस बचा था, क्वेश्चन 2A, उसको आज हमें कंप्लीट करना है। और फिर जून 18 में जो CS प्रोफेशनल का इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है ना, वो भी आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर मतलब आज हम फिर 30 नंबर का इनकम टैक्स करेंगे। यस। और ये मत सोचना एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो मैं आना बंद कर दूंगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है कई बच्चों की। कई बच्चों को लग रहा है कि विवेक सर आना बंद कर देंगे। सर मैंने पहले भी कहा था कि मुझे यहाँ पे डेली अपना हार्डवर्क करने के लिए आना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हार्डवर्क करोगे या नहीं करोगे। इतनी मेरी गारंटी है, जो बच्चा मेरा साथ देगा, जो जितने स्टूडेंट दरबार होंगे, अगर वो सारे डेली बेस पे कंप्लीट करेगा ना, मैं कह रहा हूं प्रोफेशनल में इस बार एग्जाम कहीं से भी आ जाए, मेरा बच्चा तो मार नहीं खाता। ठीक है जी। और बाकी कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने क्लासेस लेनी है क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, प्लीज डिस्काउंट निकाल दो। मेरे बर्थडे का वेट कर लो। उम्मीद करूंगा कि बर्थडे पर कुछ ऐसा करूं कि आपको बहुत हेल्प मिल जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए आप बर्थडे का वेट कर लो। बट स्टूडेंट दरबार में डेली सभी को आना है, क्योंकि इसके लिए तो कोई चार्जेस है नहीं। जितनी आपने रिवीजन कर ली है उसको बस आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। चलो इधर सुनना ध्यान से। तो आज हमें फिर यहाँ पे दिसंबर 18 वाला पेपर स्टार्ट करना है। अब दिसंबर 18 में ना मुझे लग रहा है कि टोटल क्वेश्चन 2 तक ना, मेरे ख्याल से यहां तक तो हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे, जो मुझे ध्यान आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन 2A हमारा बैलेंस बचा था, इसको मैंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, तो मंडे मैंने सेशन नहीं लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर जून 18 वाला पेपर भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले 15 नंबर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करें फटाफट से। बहुत कम बच्चे आए मुझे पता है आज। बच्चा कह रहे हैं सर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लिया करो, चाहे वो 10 आए चाहे 15 आए, जितने बच्चे भी हैं आपने उसके लिए जरूर आना है। जो हुक्म मेरे आका, मैं आप सभी के लिए जरूर आऊंगा। बट जितने बच्चे हैं कम से कम वो यहाँ पे जरूर देख के जाएंगे पूरा का पूरा सेशन। ये बात ध्यान देना, कहीं ऐसा हो कि मैं अकेला ही बोलता रह जाऊं, ऐसा किसी दिन होने मत देना, फिर दिल टूट जाएगा मेरा। ये बात ध्यान देना। बच्चा कह रहे नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन 2A एक बार चेक करो यहाँ पे। क्वेश्चन 2A हमारा है सर, ये क्वेश्चन हमारा PGBP और कैपिटल गेन ना, ये दोनों का ही है। अब चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं चाहे वो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का एक पार्ट है, 2 नंबर का एक पार्ट है। आओ जी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ए ब्लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 was 4 lakh. On 12th May 17, an asset belonging to the same block was purchased on 2 lakh. Suddenly a fire broke out 18th October 17. Rate of depreciation on the asset 15%. Compute the amount of capital gain if any in each of the following case. It means opening WDV आपकी 4 लाख है। फिर वो ये बात कहना चाह रहा है आपने 2 लाख रुपए की एसेट परचेज की है, जो आपने 18 अक्टूबर को क्या की है, 18 अक्टूबर को आग लग गई। मतलब आपने परचेज की है 12 मई को 2 लाख रुपए की, और फिर 18 अक्टूबर को आग लग गई। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 15%। आपको कैपिटल गेन निकालना है इन दोनों केस में जो आपको दिए हैं। वो कह रहे हैं ऑल दी एसेट आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द कंपनी रिसीव 10 लाख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अपने आप बोल दो। याद करो पीजीपी का चैप्टर जिन जिन बच्चों ने देखा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने देखा ही नहीं है, क्योंकि जितना मर्जी बोल लूं आपको फर्क नहीं पड़ता। बट फिर दोबारा बोलूंगा, जरूर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पीजीपी में से क्वेश्चन बनते हैं। अब जिन जिन बच्चों ने देखा है उन्हें ध्यान आएगा कि पीजीपी के चैप्टर में ना एक सेक्शन 50 आपको मैंने करवाया था, ब्लॉक ऑफ एसेट वाला। उसके अंदर मैंने कहा था कि ब्लॉक ऑफ एसेट के 2 केस होते हैं, या तो पिक्चर बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है। याद करो पिक्चर बाकी का मतलब क्या है कि ब्लॉक में आपने सारी एसेट नहीं बेची, कुछ एसेट पड़ी हैं, कुछ बेची हैं। उस केस में कैपिटल गेन कभी नहीं आएगा, सॉरी कैपिटल लॉस कभी नहीं आएगा, या तो गेन आएगा या WDV आएगा।
और अगर पिक्चर ही खत्म हो चुकी है, मतलब आपने सारा ब्लॉक बेच दिया, उस केस में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा। सोच के बोलना, यहां पे जो एसेट जली हैं, क्या वो ब्लॉक में से कुछ एसेट जली हैं या सारा ब्लॉक जल गया? उसने बोला ऑल एसेट्स। और अगर सारा ब्लॉक जल चुका है तो भैया पिक्चर खत्म हो चुकी है। और अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है तो आपको कंपनी से 10 लाख मिले, मतलब सेल प्राइस कितना हो गया? 10 लाख। तो अपने बोल देना सेल प्राइस 10 लाख है, टोटल कॉस्ट आपकी 6 लाख है। 6 लाख कैसे? 4 लाख की ओपनिंग, 2 लाख की नहीं, तो भैया 10 लाख का बिका, तो 4 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया सेक्शन 50 के अंदर। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा। इस केस में पहली बात तो डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि सारा ब्लॉक खत्म हो चुका है। अब अगर डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि अगर ब्लॉक ही खत्म हो गया, डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 10 लाख की रिकवरी है, 6 लाख की कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी खत्म हो चुकी है, और जो बैलेंस 4 लाख मुझे ज्यादा मिला, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा और टैक्स लग जाएगा। तो उसने मुझसे पूछा क्या था? कैपिटल गेन बता दो। तो भैया पहले केस में कैपिटल गेन जो होगा वो कितना आएगा? 4 लाख रुपए आएगा। उसका आंसर अभी हम देख लेंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं पार्ट ऑफ द एसेट आर डिस्ट्रॉय, मतलब पूरा ब्लॉक नहीं बचा, पूरा ब्लॉक नहीं जला, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर पिक्चर बाकी है उस केस में या तो गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी नहीं आएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा ब्लॉक जला, मतलब पार्ट ब्लॉक जला ना, उसके लिए कंपनी ने रिसीव किया 5 लाख। अब अपने आप बोल देना जी, अगर ये 5 लाख रुपए रिसीव किया है तो भैया 4 लाख ओपनिंग, 2 लाख की परचेज, माइनस में 5 लाख, तो 1 लाख रुपए की बैलेंस क्या बन गई है? 1 लाख रुपए की बैलेंस डब्ल्यूडीवी बच गई है। और अगर 1 लाख रुपए की बैलेंस डब्ल्यूडीवी बची है तो भैया डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 15%। और भैया पुट टू यूज जो है वो 180 डेज से ज्यादा है, क्योंकि 12 मई को मैंने परचेस की है, तो 180 डेज से ज्यादा है, और पुराने वाले सेट तो 180 से ज्यादा वैसे ही होगी। तो जो 1 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी बची, उसका 15% अगर मैं निकालूंगा तो 15,000 पे डेप्रिसिएशन, 85,000 की डब्ल्यूडीवी बचेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो उसने मुझसे मांगा क्या था? कैपिटल गेन बता दो। तो इस केस में कैपिटल गेन नहीं आएगा, इस केस में कैपिटल गेन आएगा। दूसरे केस में डब्ल्यूडीवी बचेगी 85,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अब कई बच्चे अपना सिर पकड़ के बैठ गए हैं, कह रहे भाई साहब ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, और एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, अब कितने टाइम तो हम वैसे ही नहीं पढ़ेंगे। तो हमें लग रहा है फिर वही दिक्कत आएगी जो हर बार बच्चे कहते हैं ना कि एडवांस टैक्स का पेपर मुश्किल आता है। वो इस बार अगर कोई बच्चा मुश्किल बोलेगा ना, सिर्फ वो वही बोलेगा जो डेली यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा। सर मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतने स्टूडेंट दरबार जिंदगी में दोबारा मैं नहीं लगा सकता। सही बता रहा हूं, इस बार पता नहीं क्या आपने, क्या आपका प्यार है या क्या अंदर से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मेरा बंद करने का मन नहीं कर रहा स्टूडेंट दरबार। बट इतना मुझे पता है कि दिसंबर एग्जाम के बाद इतने स्टूडेंट दरबार में नहीं लगा पाऊंगा। और अगर अभी आपने नहीं किया ना, अगर आपने अभी भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं की, तो फिर एग्जाम तो मुश्किल बनेगा जी। और दिसंबर में तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे होंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। जो सही ढंग से प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा ना, वो गारंटी फिर यही बोलेगा एग्जाम मुश्किल था। अगर स्टूडेंट दरबार अटेंड किए फिर पेपर हो जाएगा आपसे। तो बताओ इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर है क्या? ये एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे अगर उन्होंने पीजीपी सही ढंग से किया, और आपके प्रोफेशनल के समय 5 नंबर का है। और बच्चा देखते ही पहचान लेगा भैया पिक्चर खत्म हो चुकी है, पिक्चर बाकी है। जहां पिक्चर खत्म हो चुकी है 4 लाख रुपए गेन आ गया, और जहां पिक्चर बाकी है तो भैया लॉस तो आ ही नहीं सकता। तो 1 लाख रुपए का लॉस नहीं बोलूंगा, दैट इज डब्ल्यूडीवी। और डेप्रिसिएशन 15% है, 15,000, तो 85,000 की क्या बन गई? बैलेंस डब्ल्यूडीवी आ गई। तो एक बार आप यहाँ पे आप चेक कर लो। इसका अगर मैं आंसर आपका देखता हूं, ये लो जी, ये देखो 2A। देखो ये 4 लाख रुपए, पहले तो इसका देख लो, ये 4 लाख रुपए देख लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये निकल के आ रहा है। ये 4 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे 85,000 की देख लो डब्ल्यूडीवी जो बची है, ये 15,000 पे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 85, वही हमने आंसर निकाला है। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बताओ इसके अंदर था क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चा कह रहे नहीं सर समझ में आ गया। अगले आओ जी, फिर अगला क्वेश्चन पे आओ, इसके सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट हमारा किसका है? अदर सोर्स का है। मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अदर सोर्स या डिविडेंड की टैक्सेशन बोल दो। डिविडेंड की टैक्सेशन में आपने एक सेक्शन किया था 222E, डीम डिविडेंड, जिसके अंदर मैंने कहा था कंपनी अगर स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देगी तो उसके हाथ में डीम डिविडेंड बन जाएगा अगर वो 10% है, उससे ऊपर की वोटिंग पावर होगी। और उस केस में शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, कंपनी सीडीटी काटेगी 34.944% से, अगर आपको ध्यान आता हो। देखो वही सेम केस है। वो ये बात कह रहे हैं, परिमल मैनेजिंग डायरेक्टर of Heavens Engineer Private Limited holds 70% of its paid up capital of 20 lakh. The balance as on 31st March 17 in general reserve 6 लाख रुपए का बैलेंस है। कंपनी 1st July gave an interest free loan of 5 lakh to its supervisor having salary 4,000 per month, who in turn 15th August
17 advance the said amount of loans so taken from company to Parimal. The assessing officer had taxed the amount of advance in the hands of Parimal in the action of assessing officer correct in the light of provision of income tax. वो ये बात कह रहा है कि मैं परिमल के हाथ में टैक्सेबल करूंगा, तो परिमल के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, परिमल के हाथ में एग्जम्प्ट है। रीजन बिंग क्योंकि अब डिविडेंड आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है कि परिमल के हाथ में टैक्सेबल है। रीजन बिंग क्योंकि पेपर है दिसंबर 18 का और आप सब जानते हो 222 का डिविडेंड जो है पहले शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था। अब यहां पे एक बार चेक करना, 70% का यहां पे पेड अप कैपिटल है और जनरल रिजर्व 6 लाख रुपए के हैं, लोन दिया 5 लाख का, तो भैया 5 लाख रुपए का डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन उस टाइम बनता तो उस टाइम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, बट अब कंपनी सीडीटी काटेगी 34.944 से। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे गाइडलाइंस आंसर देखेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि विवेक सर ने तो कुछ अलग बोला था। विवेक सर ने बोला है एज पर लेटेस्ट लॉ, और एक क्वेश्चन दिसंबर 18 का है, उस टाइम फाइनेंस एक्ट 17 एप्लीकेबल था, अब फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल है। तो सिंपल सी बात है सर, हमें रिवाइज लॉ के बेस पे करना है, तो रिवाइज लॉ के बेस पे ये लोन डीम डिविडेंड बन जाएगा और कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा 34.944, परिमल के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। हाँ, एओ ने बोला परिमल के हाथ में टैक्सेबल है, तो अगर मैं उस बेस पे देखूंगा तो टैक्सेबल था, यस। बट अगर मैं नए लॉ की बात करूंगा तो परिमल के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, कंपनी सीडीटी काटेगी 34.944। ये बात तो कंफर्म है कि ये डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 222E। आपको मैं एक बार इसका आंसर दिखाता हूं, देखो जी वो ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये प्रोविजन 222E का लिखा हुआ है, 10% और वोटिंग पावर है, तो उस केस में डिविडेंड बन जाएगा 5 लाख का। देखो यहाँ पे लिख दिया ना, देयरफॉर द पेमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, और ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख रुपए, ये जो होगा परिमल के हाथ में, उन्होंने क्या बोला है, देखो ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड और ये चार्जेबल टू टैक्स। बट अब ये नया लॉ क्या बन चुका है कि परिमल के हाथ में डीम्ड डिविडेंड तो बनेगा, बट अब ये डिविडेंड जो है परिमल के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, कंपनी सीडीटी काटेगी। तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, डीम डिविडेंड बनेगा, बट इसके आगे लाइन क्या चेंज होगी कि डीम डिविडेंड बनेगा और इस डीम डिविडेंड पर कंपनी सीडीटी डिडक्ट करेगी 34.944 से, और ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034। मेरे ख्याल से आप सबको पता है, ठीक है जी। तो इसके आंसर में ये थोड़ा सा चेंज होगा, सारा आंसर सही है, लास्ट में एक फर्क आ गया कि 34.944 सीडीटी काटेगी कंपनी और शेयर होल्डर के हाथ में 1034 में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। ये इसका आंसर अब आएगा, ठीक है जी। अब देखो जिसने अदर सोर्स या डिविडेंड की टैक्सेशन सही ढंग से नहीं की, वो इसका आंसर क्या दे पाएगा। और जबकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, बताओ इसके अंदर था क्या। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, उससे अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है। और ये क्वेश्चन पता है किसके हैं, ये क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन के। आओ जी एक बार देखते हैं, एडवाइस करनी है जी। लो जी, हम सब जितने मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, कुछ ही घंटों के बाद बस सीएस बनने वाले हैं, हम सब ने एडवाइस करनी है। किसको एडवाइस करनी है, रश्मि को। आओ जी हम रश्मि को एडवाइस करेंगे। एडवाइस रश्मि सुटेबिलिटी टू मिनिमाइज हर टैक्स लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन बिलो। हमें उसको एडवाइस करनी है कि उसका टैक्स कम हो जाए। इट मीन हम कंसल्टेंट है टैक्स के, वो हमें केस देने जा रहे हैं, हमें उसे एडवाइस करनी है कि वो क्या करे उसका टैक्स कम हो जाए। आओ जी देखो, रश्मि एक इंडियन सिटीजन है, join University of Toronto as a professor in Canada on a monthly salary Canadian $10,000. On 1st April 15, she wants to come to India in the year 17 and to stay continuously for a period of 11 months to complete her house constructed in Delhi. She wants to know whether she can avoid payment of income tax legally on her foreign income earned. She can come to India at any time 17 for this purpose. वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि रश्मि एक इंडियन सिटीजन है, बाहर रहती है, और 17 में वो कॉन्टिन्यूसली 11 महीने के लिए इंडिया आ रही है। अब वो ये चाहती है कि आप मुझे कंसल्ट करो कि मेरी फॉरेन इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल ना हो, क्योंकि जो इंडियन इनकम है वो तो टैक्सेबल होगी चाहे मैं कोई भी हूं, बट मेरी फॉरेन इनकम तो टैक्सेबल होने से बच जाए। एक बच्चा बोलता सर फॉरेन इनकम रश्मि की टैक्सेबल होगी ही क्यों, क्योंकि वो तो एनआर है। इधर आओ मेरे नाल है, इधर आओ, तभी मैंने इधर आओ, प्रोफेशनल के बच्चे हो के ना, मैं कई, अच्छा आपको गुस्से होता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता क्योंकि आप बड़े हो चुके हो ना, कई बार फिर आपकी ईगो हट होती है। बच्चा कहते हैं नहीं नहीं सर हमें बुरा नहीं लगता। इधर आओ, फिर इधर आओ, सुनो नालायक को ध्यान से। रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि अगर 182 डेज या मोर होंगे तो उस केस में क्या बन जाएगा, रेजिडेंट 11 महीने 330 दिन रेजिडेंट बन गया, सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। और अगर सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो भैया इसके हाथ में तो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगी, इंडियन भी टैक्सेबल होगी।
तो हमें उसे कंसल्ट करना है कि वैसा क्या करे कि उसकी फॉरेन इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल ना हो। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर हम इसको कंसल्ट पता है क्या करेंगे, हम इसको कंसल्ट करेंगे इंडिया में तो 181 डेज रहे, बाहर से आ 181 डेज रहे, फिर बाहर चले जा, फिर दोबारा से आ, फिर 181 डेज रहे अगले साल। अब अगर 181 डेज और 181 डेज होंगे तो वो क्या बन जाएगी, एनआर। और जब वो एनआर बनेगी तो फॉरेन इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, उसका इंडिया में टैक्स कम हो जाएगा। यस, यही टैक्स प्लानिंग इसको हमें गाइड करनी है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिग फोर सीए फर्म्स में काम करोगे ना, जब मैंने आर्टिकलशिप की थी तो ये केस आते हैं बाहर से कि वो क्या किया जाए कि उसकी फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाए। इसी को तो टैक्स प्लानिंग कहते हैं। क्या 181 डेज के लिए आओ, आप नॉन रेजिडेंट बन गए, फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल हो गई, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल, फिर 181 डेज दोबारा हो गए, उस केस में भी एनआर। इट मींस जब वो एनआर बनेगा तभी तो फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल हो गई। तो यही हमें कंसल्ट करना है कि वो 11 महीने लगातार ना आए, ठीक है ना, वो 11 महीने लगातार ना आए, 181 डेज यहां पे खत्म करे, फिर अगले साल 181 डेज कर ले, दोनों साल में एनआर है, फॉरेन इनकम नॉन टैक्सेबल है। तो देखो उसने यही कंसल्ट किया होगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी, द पीरियड ऑफ 11 मंथ मे बी स्ट्रेक्ड over 2 previous year in such way the basic condition resident is not satisfied, Rashmi may be treated NR in India if he stays less than 182 days। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 181 डेज आप, और फिर 181 डेज आए तो क्या बन जाएगी, एनआर। और अगर एनआर बनेगी तो उस केस में नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। ये पहली कंसल्टेंसी मैंने उसको दे दी है। तो बताओ जी, रश्मि को मैंने कंसल्ट कर दिया कि रश्मि अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप इस तरह से, अगर आप इंडिया में आओगे आपका टैक्स बच जाएगा। रश्मि खुश हो गई। रश्मि कहती है सर बोलो फीस कितनी है। मैंने कहा फीस नहीं, सब मोह माया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सामने मेरे सीएस बनने वाले बच्चे हैं इनसे पूछ लो फीस कितनी है, ये अगर 15-20 हजार चार्ज करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे कह रहे ओह माय गॉड। अगला देखो, अगले में कंसल्ट करो, अगले में कंसल्ट करना है। ए इज एम्प्लॉइड विद XYZ, ए XYZ का एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, ठीक है। He is also paid house rent allowance 20,000 per month, HRA 20,000 per month है। His wife B is also employed at a salary 40,000 per month with ABC। उसकी वाइफ B है, वो ABC में काम करती है, उसकी सैलरी 40,000 पर मंथ है। Where A 20% शेयर, जहां उस कंपनी में A होल्ड कर रहा है 20% शेयर, ठीक है। B does not hold adequate qualification for the post which she is holding, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस पोस्ट के लिए। बी इज द ओनर ऑफ ए हाउस, बी एक हाउस का ओनर है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब उसकी फैमिली सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रही है। द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 15-16 विद बोरोड फंड, सजेस्ट ए स्कीम फॉर टैक्स प्लानिंग टू मिनिमाइज द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और असेसमेंट ईयर 19-20, 18-19। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन कंक्लूड करो। क्वेश्चन ये है, ए काम कर रहा है XYZ में, उसकी वाइफ बी काम कर रही है ABC में। जहां उसकी वाइफ काम कर रही है उसके हस्बैंड का 20% शेयर है, उसकी वाइफ के पास एक घर है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हैं, और हस्बैंड को HRA मिल रहा है। अब सोच के बोला अगर यही सिचुएशन चलती रहे तो मुझे नहीं पता मेरे सामने कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं। आपने क्लबिंग ऑफ इंको का चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर मेरा किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न से मेरी स्पाउस को सैलरी मिल रही है और मेरी स्पाउस के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस केस में सारी सैलरी मुझ में क्लब हो जाती है। तो अगर मैं ये केस चलने दूंगा ना तो ये सारी सैलरी उसकी वाइफ की ए में क्लब हो जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा। और फिर दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और अगर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में जो उसको HRA मिल रहा है तो एक किराया तो पे कर नहीं रहा, और अगर किराया पे नहीं करेगा तो HRA की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। रीजन बिंग HRA एग्जम्प्ट ही तब होता है जब किराया पे करते हैं। तो फिर यहां पे भी टैक्स लग गया, तो दिक्कत क्या आ रही है, टैक्स बढ़ गया। हमें टैक्स बचाना है उसका, हमें टैक्स बढ़ाना नहीं है। सर फिर क्या कंसल्ट करें, कंसल्ट ये करेंगे कि 20% की बजाय वो 19% वोटिंग पावर होल्ड कर ले, 1% बेच दे। और अगर 19% होल्ड करेगा तो उसकी सैलरी वाइफ की हस्बैंड में क्लब नहीं होगी, वाइफ में क्लब होगी, टैक्स बच जाएगा। और फिर वाइफ ने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर दिखाया है उसको वो दिखा दे लेट आउट ए को, और अगर वो लेट आउट दिखा देगा तो ए किराया पे करेगा, और अगर ए किराया पे करेगा तो ए HRA की एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकता है। और अगर वो HRA की एग्जम्पशन क्लेम करेगा, इधर से क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो टैक्स तो बच जाएगा ना। सर आप यही प्लानिंग करते हो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? यस। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो आपकी बुक है ना, ये प्रोफेशनल की बुक, ये इनकम टैक्स की पढ़ी है, चलो आज मेरे पास पढ़ी है, ये प्रोफेशनल की बुक सर आपके लिए एक बुक होगी, ये मेरे लिए रोजी रोटी है। इसको पढ़ना मेरा पैशन है,
इसकी एक एक लाइन में कई बातें ऐसी छिपी हैं जो आपको लगता है कि बस हमारा तो एग्जाम निकलवा दो, आपको नहीं पता इसके एक एक पेज में कई टेक्स्ट प्लानिंग है, कई टेक्स्ट अवॉइडेंस है। सिर्फ पढ़ने का तरीका अलग है। आप सिर्फ पढ़ते हो एक बुक समझ के, मैं ये पढ़ता हूं कि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा, तभी रोजी रोटी चल पाएगी और तभी मुझे कुछ नॉलेज मिल पाएगी। फर्क सिर्फ थिंकिंग का है, ठीक है जी। तो आर प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी बड़े बड़े सीए कंसल्ट करते हैं वो इस लेवल पे ही कंसल्ट करते हैं कि हम क्या करें कि क्लाइंट का टैक्स बच जाए। तो देखो दोनों केस में क्लाइंट का टैक्स बचा दिया। अब ये 5 नंबर थे आपके टैक्स प्लानिंग के चैप्टर में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें, ठीक है जी। तो अब जाके 2A हमारा कंप्लीट हो गया। 15 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गए 15 नंबर पूरे? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, किसी दोस्त से पूछ लेना। फिर भी समझ नहीं आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले सेशन में उसका डाउट पहले डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। पक्का पक्का? यस सर। बट ये डाउट तब सोल्व होंगे अगर एग्जीक्यूटिव का टैक्स क्लियर है। क्योंकि ना कई बच्चे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का हम क्यों पढ़ें, देख लो क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर आया हुआ है। और अगर क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर नहीं आता आप आंसर क्या दोगे? HRA सैलरी वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, वो सारी बातें अगर आपके माइंड में होंगी तभी आप आंसर दे पाओगे, ठीक है जी। लो जी, अब ये पेपर कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ रहा हूं जून 18 के पेपर पर। ये आपका है जून 18 का, ठीक है जी। इसका पहला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 1 आज हम यहां पे कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, और फिर क्वेश्चन 2 जो होगा फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे मंडे को। बाकी संडे को मेरा डाउट सेशन है, ठीक है जी। आपके जो भी डाउट्स होंगे संडे को मैं अनाउंस कर दूंगा कि प्रोफेशनल वाले बच्चे इस डाउट सेशन में आ जाएं। जो भी आपके इनकम टैक्स के डाउट्स होंगे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आओ जी फटाफट से क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्या है? वो कहना चाह रहे हैं स्टेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर कंसीडरिंग द शेयर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लो, शेयर वाले केस में होल्डिंग पीरियड क्या है? होल्डिंग पीरियड क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए? याद करो, लिस्टेड शेयर वाले केस में तो 12 महीने है, अनलिस्टेड शेयर वाले केस में 24 महीने है। 24 महीने उससे कम होंगे तो शॉर्ट टर्म होगा, उसके ऊपर क्या होंगे? लॉन्ग टर्म होगा। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कैपिटल गेन का। तो भैया लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों की बात करके चलूंगा। लिस्टेड वाले केस में 12 महीने है, अनलिस्टेड शेयर वाले केस में आप सब जानते हो 24 महीने की कैटेगरी है, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन फिर 2 नंबर का है। ये क्वेश्चन किसका है? पीजीबीपी का। देखो जी ध्यान से, एन assessee has purchased a car for business purpose on 10th June 16 for 10 लाख। 10 लाख की गाड़ी ली थी 2016 में। दिस इज ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट इन द प्रीवियस ईयर 16 17 17 18 25% यूसेज ऑफ कार was for personal purpose. What is the depreciation allowable for assessment year 18 19? You may take rate of depreciation 15%. इट मीन गाड़ी ली बिजनेस के लिए बट 2 साल 25% पोर्शन आपने पर्सनल यूज किया, तो भैया जितना डेप्रीसिएशन निकल के आएगा उसका 25% तो बाहर निकाल दो। बाहर क्यों निकाल दो? क्योंकि वो पर्सनल पर्पस है, उसका डेप्रीसिएशन मुझे मिलेगा ही नहीं, सिर्फ बैलेंस पोर्शन का मिलेगा। तो मुझे फटाफट से बोल देना, अब अगर 10 लाख की गाड़ी है, उस 10 लाख का 15% मेरा आ गया 1,50,000 पहले साल, बट इसका 25% बाहर निकालूंगा तो 75% आ गया 1,12,500। तो 1,12,500 डेप्रीसिएशन मुझे मिलेगा, 37,500 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसने बोला 25% पर्सनल है, तो अगर पर्सनल है तो पर्सनल वाले का डेप्रीसिएशन मैं क्लेम कर ही नहीं सकता, उसको बाहर निकाल दिया। तो 1,12,500, तो 10 लाख में से 1,12,500 माइनस किए, WDV आ गई है 8,87,500 अगले साल की WDV। फिर अगले साल जो डेप्रीसिएशन होगा उसका 25% फिर बाहर निकालना पड़ेगा। रीजन बिंग क्योंकि अगले साल भी पर्सनल पर्पस है। तो अगर मैं इसका 15% निकालता हूं, 1,33,125, 1,33,125, इसका अगर 25% बाहर निकालूं तो 99844 इतना मुझे डेप्रीसिएशन मिलेगा। कई बच्चे तो भाग गए और कई बच्चे ऐसे पकड़ के बैठे हैं, कह रहे भाई मेरे सारे क्वेश्चन तो एग्जीक्यूटिव के आ रहे हैं, प्रोफेशनल के क्वेश्चन इन्होंने दिए कौन से हैं? क्या बोलूं आपको नालायकों। आपको मैं पहले भी कह रहा हूं पूरा इनकम टैक्स अच्छे से करके जाना है, चाहे एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर की रिवीजन करके जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, क्योंकि आपको मैंने इस बार जो जो बच्चे होंगे क्लासेस वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि न्यू सिलेबस में जितने एक्सक्लूसिव चैप्टर हैं उनके लेक्चर अलग हैं, और मैंने अप्रोक्सीमेट 46 पता नहीं 50 लेक्चर मैंने 5 हेड और जो मिसलिनियस चैप्टर है उनके आपको ऐसे ही दिए हैं। क्योंकि जो बच्चे कहते हैं ना
नहीं है हमारे सिलेबस में, मैंने फिर भी दिए हैं कि देख लो। अब तो टाइम है, अब तो देख लो। क्या पता आपका एक पेपर बचा हो, क्या पता एक ग्रुप बचा हो, मैं कह रहा हूं दो भी बचे हो, स्पीड फास्ट करके देख लो। आप खुद देख लो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे आ रहे हैं। और अगर आपको एक गलत फहमी है कि आपको सब कुछ एग्जीक्यूटिव का आता है, आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनकम टैक्स के 30 नंबर को वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर इसमें 30 में से 25 या 20 नंबर आएंगे तो तभी आपके 70-80 मार्क्स का टारगेट पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे 1,12,500, तो यहाँ पे 8,87,500, इसका 15% निकालोगे, उसका 25 बाहर निकाल के 75, तो 7,87,656 रुपए ये मेरा बच्चे के WDV। इस पर अब निकाल दूंगा 15% डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो आपको मैं दिखा देता हूं, ये देख लो। इसका मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन है ना, ये देखो जी, 10 लाख, उसमें 1.5 लाख में 37,500 बाहर निकाल दिया, 1,12,500 इतना बचा, उसका 15% ये, फिर उसका 25% बाहर निकाल दिया, इतना बचा, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया जो मुझे माइनस करना है। तो भैया 25-75 की मुझे रेशियो लेके चलनी है, तो उसने मुझसे यही मांगा है कि भैया डेप्रिसिएशन निकाल दो असेसमेंट ईयर 17-18 का, मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 कितना बनेगा, दैट इज 99,844। ये इसका आंसर आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन किसका था, पीजीपी का। अगला क्वेश्चन देख लो जी, अदर सोर्स का। कमाल की बात, देखो क्वेश्चन एक के 3 पार्ट, पहला कैपिटल गेन, दूसरा पीजीपी, तीसरा अदर सोर्स। देखो जी क्वेश्चन क्या है, विकास ए रेजिडेंट इन इंडिया हैज रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 13 लाख फ्रॉम ए लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ऑन विच द कंपनी हैज पेड डीडीटी, कंपनी सीडीटी काट चुकी है, अंडर सेक्शन 1150 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 he has incurred expenditure of 1 lakh for the earning such dividend, what is the tax payable by him in respect of such dividend income। वो ये नहीं कह रहे कंपनी कितनी वैल्यू पर सीडीडी काटेगी, वो ये नहीं कह रहे सीडीडी का अमाउंट कितना है, वो ये कह रहे हैं जिसको डिविडेंड मिला उसके हाथ में कितना टैक्सेबल है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ध्यान आ गया होगा, 115 BBDA सेक्शन डिविडेंड की टैक्सेशन। अगर 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड है तो जितना डिविडेंड 10 लाख से ऊपर है टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। और आप सब जानते हो कि डिविडेंड का कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता। तो ये 1 लाख रुपए तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये तो मैं काट दूंगा। 13 लाख का डिविडेंड है, 10 लाख तो एग्जाम्प्ट है, और 3 लाख रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। इस पर सीडीडी भी कटेगा, ये बात ध्यान देना, सीडीडी पूरे 13 लाख पर कटेगा, बट मेरे हाथ में सिर्फ 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान दो। तो भैया 3 लाख का 10.40 4% सेस हो गया ना, तो जो भी इसका आंसर निकल के आएगा वो होगा। आपके गाइडलाइंस आंसर में 10.30 रेट दिया हुआ है, क्योंकि 3% सेस था ना पहले, अब 4% हो गया तो अब 10.40 आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं तो 14% हो गया ना, नालायको 14% नहीं है, टैक्स का 4%, मतलब अगर टैक्स का रेट 10% है उसका 4.4, तो 10 प्लस में 0.4, 10.4% रेट लगेगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लो जी, ये देख लो 115 BBDA वही दिया हुआ है, ये देखो 3 लाख का 10.3 है ना, अब यहाँ पे 10.4% कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 10.4 अगर मैं निकालता हूं 3 लाख का, तो ये आंसर आएगा 31,200, ये इसके हाथ में टैक्स आएगा। ये क्वेश्चन था जी आपका। ठीक है, तो अब जाके पहले का ए पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 5 नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट का देख लो, हर बार क्वेश्चन बन रहा है 5-5 नंबर का, और कितने आसान क्वेश्चन है आपको दिखाता हूं। पहला, स्टेट विद ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग रिलेट टू टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, आपको ये बताना है। पहला, सेटिंग अप ऑफ लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया बाय ए फॉरेन कंपनी इंस्टेड ऑफ ए फुल फ्लेज एस्टेब्लिशमेंट टू रन इट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अब सोच के बोला, उसने क्या, एक फॉरेन कंपनी ने अपना लाइसेंस ऑफिस इंडिया में बना दिया इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेज एस्टेब्लिशमेंट टू रन इट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो ये अगर सिर्फ लाइसेंस ऑफिस इंडिया के अंदर बनाया, किस लिए बनाया होगा, टैक्स कम करने के लिए बनाया होगा, डिडक्शन क्लेम करने के लिए बनाया होगा। तो ये अगर डिडक्शन क्लेम करनी है, एग्जम्पशन क्लेम करनी है, तो वो क्या होती है, टैक्स प्लानिंग होती है ना। तो ये कंपनी क्या करना चाह रही है, टैक्स प्लानिंग करना चाह रही है, तो पहला टैक्स प्लानिंग का आ गया। दूसरा देखो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स अप्रूव फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 54EC, अपने आप बोल दो 54EC कैपिटल गेन। 54EC में क्या था, बॉन्ड्स परचेज करने होते हैं 6 महीने के अंदर, और अगर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन लेना चाहता हूं तो एग्जम्पशन और डिडक्शन उसके थ्रू अगर टैक्स कम करूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, प्लानिंग बन जाएगा। दूसरा भी क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। तीसरा कह रहे हैं बिजनेसमैन क्लेमिंग डेप्रीसिएशन ऑन ए रेफ्रिजरेटर परचेज फॉर रेजिडेंशियल यूज, अपने आप बोल दो
घर के यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लिया, घर के यूज के लिए रेफ्रिजरेटर लिया, उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया बिजनेस में, तो यह पर्सनल चीज पर डेप्रीसिएशन कैसे क्लेम कर लिया, और अगर पर्सनल पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, टैक्स इवेजन बन जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये क्या बन गया, टैक्स इवेजन, तो ये टैक्स इवेजन में आ गया, क्योंकि बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस में डेबिट करने हैं, पर्सनल खर्चे बिजनेस में डेबिट करोगे तो अब लो को ब्रेक कर रहे हो, और अगर लो को ब्रेक करके टैक्स कम करोगे वो इवेजन में कवर होगा। उसके बाद देखो, visiting a foreign country for certain number of days to reduce the number of days to stay in India। अब ये पॉइंट अभी आया भी तो था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि भैया विजिटिंग ए फॉरेन कंट्री, यहां पे कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं ताकि हमारा स्टे इंडिया में कम हो जाए और हमारा टैक्स बच जाए। अभी हमने रश्मि को कंसल्ट किया था, अगर आपको ध्यान रहा हो, रश्मि 11 महीने के लिए आ रही थी, मैंने कहा था 181 डेज के लिए आओ, फिर 181 डेज के लिए आओ, एनआर बन जाओगे, तो वो क्या थी, अवॉइडेंस थी ना। तो भैया अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, लो में एक लेक्यूना है, उस लेक्यूना का यूज करके टैक्स कम किया, अवॉइडेंस में आ गया। आगे देखो, assessee has two residential house, he wants to sell a vacant site purchased 6 year back to avail exemption under section 54F। अपने बोल देना 54F की एग्जम्पशन क्लेम करनी है, एग्जम्पशन क्लेम करके टैक्स कम करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लानिंग बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, अच्छा नहीं आगे भी उसने कुछ बोला है, टू अवेल एग्जम्पशन सेक्शन 54 ही गिफ्ट ए रेजिडेंशियल हाउस टू मेजर सन। आपने बोल दो मेजर सन वाले केस में क्या क्लबिंग का लो लगेगा, नहीं, तो अगर एग्जम्पशन क्लेम करूंगा ये तो टैक्स प्लानिंग हो गया, बट अगर हाउस गिफ्ट कर दिया मेजर सन को तो आप सब जानते हो माइनर वाले केस में क्लबिंग का लो लगता है, वाइफ वाले केस में क्लबिंग का लो लगता है, और किस केस में क्लबिंग का लो लगता है, सन्स वाइफ वाले केस में लगता है, मेजर वाले केस में क्लबिंग का लो नहीं लगता। तो यह मेजर सन है, तो मैंने लो में एक लेक्यूना ढूंढ लिया, उसको यूज करके टैक्स कम किया, तो ये किस में कवर हो गया, अवॉइडेंस में कवर हो गया। तो ये प्लानिंग में भी कवर है, अवॉइडेंस में भी कवर है। तो ये अब जाके 5 क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के थे, बताओ एक एक नंबर के, और ये क्वेश्चन कितनी बार पहले भी हम कर चुके हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो ध्यान देना, प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन, मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। प्लानिंग का मतलब जो लो ने खुद बोला है, अवॉइडेंस मींस लो में लैक्यूना है उसको यूज किया, इवेजन मींस टैक्स की चोरी करना, और मैनेजमेंट मींस कंप्लाइंस पूरे अगर मैं करके चल रहा हूं तो वो मैनेजमेंट में कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का हो गया जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी अगले उस पे आओ फिर, एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनकम टेस्ट एंड द एसेट टेस्ट विद रेफरेंस टू पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब ये पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी में इनकम टेस्ट और एसेट टेस्ट, याद करो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो पोयम वाला कॉन्सेप्ट हमने किया था उसमें इनकम टेस्ट भी था ना, याद करो इनकम लेस देन आपकी पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी एसेट टोटल एसेट के 50% से कम इंडिया में होनी चाहिए। तो वो जो आपका इनकम टेस्ट और पैसिव टेस्ट था उसकी जो गाइडलाइंस है वो आपको लिख के आनी है, और कितने नंबर का है, 5 नंबर का। देख लो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसको आप गाइडलाइंस आंसर से भी रीड कर सकते हो। इसका आंसर आपको दिखा देता हूं, पहले तो ये देख लो, पहला यहाँ टैक्स प्लानिंग आ गया, ये टैक्स प्लानिंग हो गया, ये बिजनेस वाले बिजनेस में डेबिट कर लिया पर्सनल खर्चे, तो ये तो टैक्स इवेजन हो गया। उसके बाद ये देखो टैक्स अवॉइडेंस आ गया, रेजिडेंशियल बाहर जाके थोड़े दिन रह के आ जाओ, और फिर ये भी हमारा क्या हो गया, परमिसेबल बट इट इज टैक्स अवॉइडेंस, ये भी बोल देना। ठीक है, और यहाँ पे इनकम टेस्ट और यहाँ पे एसेट टेस्ट बारे में यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, एसेट 50% से कम होनी चाहिए, एफएम भी निकालेंगे उसकी, तो वो पूरी की पूरी उन्होंने थ्योरी बेस लिखी हुई है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। तो ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन था। अब जाके हमारा 15 नंबर का पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है जी, तो आपको जो मुश्किल लगा होगा, मेरे ख्याल से वैसे इसमें मुश्किल वाला कुछ था नहीं, अगर आपने एग्जीक्यूटिव का टैक्स सही ढंग से पढ़ा हुआ है और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सिर्फ प्रोफेशनल का एक क्वेश्चन था एक्सक्लूसिव, वो ये वाला था प्लानिंग वाला, जो आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा होगा प्रोफेशनल के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका क्वेश्चन 2 और 2A जो है, अब क्वेश्चन 2 ये हमारा बैलेंस बचा है। ठीक है जी, ये है हमारा बुक प्रॉफिट का। ठीक है जी, 2 और 2A जो हमारा बैलेंस बचा है इसको फिर हम कंप्लीट करेंगे मंडे को, तो फिर तब जाके जून 18 वाला पेपर भी हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये पेपर आप कर रहे हो, और उम्मीद करूंगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस सही ढंग से करो तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगर आपका मन हो कि सर आप अभी मत कराओ, स्टूडेंट दरबार बाद में लगा देना, तो मुझे बता देना, बट मैं अपनी तरफ से डेली आपके लिए यहाँ पे आना चाहता हूँ।
अब अगर आप नहीं देखोगे तब मुझे थोड़ा पेन होगा, बट फिर भी अगर मैं करूंगा, थोड़े बहुत बच्चे बोल देंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आया करो, हम जरूर देखेंगे, तो मैं जरूर यहाँ पे आऊंगा। ठीक है ना, तो बाकी आपकी मर्जी है, बाकी मुझे तो डेली आना है और मुझे बस आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवानी है, जितनी प्रैक्टिस हो सके आपके लिए उतना कम है। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा मंडे को जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम शाम को 7 बजे सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और कल अनाउंसमेंट 2 मुझे करनी है सैटरडे को, ठीक है जी, सैटरडे को अनाउंसमेंट 2 मुझे करनी है, ध्यान सुनना, उसके अंदर आपके लिए बहुत बड़ी चीज मैं लेके आ रहा हूं, आपकी बहुत सारे टेंशन रिलीज कर दूंगा, कई सारे बच्चे टेंशन लेके बैठे हैं, उन सबकी टेंशन रिलीज कर दूंगा सेकंड अनाउंसमेंट के अंदर, जो मुझे कल शाम को करनी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।